रूपा के 5 बेटे थे और उसके 5 बेटे की शादी की उम्र हो गई थी। अब बस रूपा ये चाहती थी कि उसके घर में आने वाली 5 बहुएं संस्कारी हो। जैसे ही उसे रीना, मीना, पूजा, आरती और कविता के बारे में पता चलता है, वो बिना कोई देरी किए अपने बेटों का रिश्ता उन लड़कियों से तय कर देती है। मुझे तो बस अपने घर के लिए संस्कारी बहुएं चाहिए थी। आपकी पांचों ही बेटियां बड़ी संस्कारी हैं, इसीलिए मुझे आपकी पांचों बेटियां पसंद है अपने बेटों के लिए। अब तो बहन जी आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। अब क्या था, अब बहुत जल्द रूपा अपने बेटे की शादी 5 संस्कारी लड़कियों से करवा देती है। पर शादी होने के बाद रूपा की 5 बहू घूंघट में ही रहती। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते शादी को 2 महीने हो जाते हैं। पर इन 2 महीनों में बेचारे खुद रूपा ने भी अपनी उन 5 बहुओं में से किसी भी एक बहू का चेहरा नहीं देखा था। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, खाना तैयार हो चुका है, आकर खा लीजिए। अरे मेरी 5 संस्कारी बहुओं में से एक नालायक बहू भूल गई क्या? आज तेरी सास का उपवास है। पर माँ जी, आज तो खाना मीना ने बनाया है और मुझे अच्छे से याद था कि आज आपका व्रत है। मीना अपने आगे किसी की चलने कहाँ देती है। अच्छा, आज मीना बहू ने खाना बनाया तो बाकी दिन इतना टेस्टी खाना कौन बनाता था? माँ जी, आपकी 5 बहुएं बहुत ज्यादा संस्कारी हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। हम 5 ने अपना दिन चुन रखा है खाना बनाने का। सोमवार को खाना मैं बनाती हूँ, मंगलवार को मीना, बुधवार को आरती, वीरवार को पूजा और शुक्रवार को कविता। अच्छा बहू, तो फिर बाकी के 2 दिन खाना कौन बनाता है? और बाकी के 2 दिन हम 5 बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं। इस तरह से रीना अपनी सास से बात करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रूपा की 5 बहू एक साथ बैठकर खाना खाती है और रूपा आराम से टीवी देखने लगती है। रूपा टीवी देख ही रही होती है कि तभी उसके घर की एक पड़ोसन आती है, जो उसकी 5 बहुओं को एक साथ मिलकर खाना खाता हुए देख रूपा से कहती है, तेरे तो भाग खुल गए रूपा, जो तुझे ऐसी 5 संस्कारी बहू मिली है। अभी के जमाने में भला कौन सी बहू घूंघटों में रहना पसंद करती है, लेकिन तेरी बहुएं घूंघट में रहती हैं। मैंने तो आज तक किसी भी बहू का चेहरा भी नहीं देखा तेरी। मैंने तो आज तक अपनी बहुओं का चेहरा नहीं देखा, भला ये कहाँ से देखेगी? अरे रूपा, अब तो फिर से सोच में डूब गई। अच्छा, तू यही सोच रही होगी ना कि आखिर मैं तेरे घर में आकर तेरी बहू की इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ। कहते तुम बिल्कुल सही रही हो बहन, सोच तो मैं भी कुछ ऐसा ही रही थी। और दूसरों के घर में जाकर जो चुगली करती है, वो आज मेरे घर में आकर मेरी बहू की तारीफ कर रही। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। ये बात तो मुझे खुद भी हजम नहीं हुई कि आज पहली बार मैं चुगली ना करके किसी की बहू की तारीफ कर रही हूँ। और क्या है ना बहन, मेरे पास चुगली करने के लिए कोई बात नहीं है, तो सोचा तुम्हारे घर में आ जाऊं और तुम्हारी बहू का चेहरा देख लूं एक बार। क्या पता तुम्हारी बहू को देखने के बाद मेरे पास चुगली करने के लिए कुछ बातें आ जाएं। अगर ऐसी बात है तो फिर बिना मेरी बहू का चेहरा देखे भी तो चुगली कर सकती है। रूपा, क्या सोचने लगी? अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या मैं तुम्हारी बहू का चेहरा देख सकती हूँ? नहीं, मैं कुछ सोच रही थी, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहने वाली थी कि आराम से मेरी 5 बहुओं का चेहरा देखो और उसके बाद मुझे भी बताना कि मेरी सबसे सुंदर बहू कौन सी है। क्योंकि मैंने खुद शादी से पहले एक बार अपनी बहुओं का चेहरा देखा था, उसके बाद मुंह दिखाई में देखा, तब से मेरी अब तक 5 बहुओं ने घूंघट नहीं उठाया है। रूपा की बात सुनने के बाद पड़ोसन हंसती हुई उसकी 5 बहू के पास जाती है और उन्हें अपना घूंघट उठाने को कहती है। अरे बहुओं, मैं भी तो तुम्हारी सास की तरह हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। मुंह दिखाई में भी तुम 5 ने सही से अपना चेहरा नहीं देखने दिया था। चलो अब मुझे अपना चेहरा दिखाओ एक एक करके। माफ करना आंटी जी, पर हमारे घर वालों ने हमें ये संस्कार नहीं सिखाए कि शादी के बाद अपने ससुराल में बिना घूंघट के रहे। और वैसे भी हमारे घर में जेठ भी रहते हैं, अगर वो किसी भी समय घर में आ गए तो हम क्या करेंगे। पर बहू, वो सब तो रात में आएंगे। रूपा बहन, अब तुम ही कहो ना तुम्हारी बहू से, तुम्हारा कहना जरूर मानेगी। मेरी हूर की 5 परियां, अपनी पड़ोसन सास को दिखा दो अपना चांद सा मुखड़ा, वो नजर नहीं लगाने वाली। नहीं माँ जी, आप चाहे कुछ भी कहो, पर हम 5 बहू अपने ससुराल में अपना घूंघट कभी नहीं उठाएंगे।
रूपा की पड़ोसन रूपा की 5 बहू के सामने काफी विनती करती है, पर उसकी कोई भी बहू अपना घूंघट नहीं उठाती। जिसके बाद नाराज होकर रूपा की पड़ोसन वहां से चली जाती है और अगले दिन से ही लोगों के घर जा जाकर रूपा और उसकी बहू की चुगलियां करने लगती है। अरे बहन, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, जैसा रूपा की बहू के बारे में सुना है उसकी बहू बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तुम्हें पता है, जब कल उसकी 5 बहू को मैं देखने के लिए गई थी ना, तो मैं उसकी 5 बहुओं के पैरों में गिर गई, पर तो उसकी एक भी बहू ने अपना घूंघट ही नहीं उठाया। अरे बहन, तुम तो पागल ही हो। मैं होती तुम्हारी जगह तो बिल्कुल भी नहीं देखती उसकी बहुओं का चेहरा। ना जाने कौन सी हूर की परी आ गई है रूपा बहन के घर में, जो हर समय 5 घूंघट में रहती है। अरे बहन, उनकी बहुओं की कोई गलती नहीं है, ये सब किया कराया तो रूपा बहन का है। जानती हो ना कितने पुराने ख्यालातों की है। उसी ने अपनी बहू को धमका के रखा होगा घूंघट ना उठाए, वरना तुम खुद सोचो, अभी के समय में भला कोई घूंघट करती है क्या? इस तरह से रूपा की पड़ोसन पूरे मोहल्ले में रूपा की चुगली करने लगती है और एक दिन ये खबर रूपा के कान में जाती है और रूपा अपनी 5 बहुओं से कहती है, तुम 5 को और कितनी मनमानी करनी है कर लो। आखिर तुम 5 को अपनी मनमानी करने की ठान जो ली है, ऐसे करके अपनी सासू माँ की इज्जत की धज्जियां उड़ानी है क्या तुम्हें? पर माँ जी, क्या हुआ, आप इतनी नाराज क्यों हैं? अरे अब होने को बचाए क्या है, शादी को 4 महीने हो चुके हैं, पर इन 4 महीनों में आज तक अपनी बहुओं को मैंने देखा नहीं और ना ही मोहल्ले की किसी भी औरत ने देखा। अब सभी औरतें आपस में बातें करती हैं कि मैंने तुम्हें घूंघट में रखा है, मेरे कहने से तुम घूंघट में रहती हो। पर माँ जी, ये सब तो बिल्कुल झूठ है। अब तो हमेशा हमें घूंघट हटाने को कहती हो, फिर ऐसी अफवाह हमारी पड़ोस की औरतें क्यों फैला रही हैं? वो इसीलिए मेरी बेवकूफ बहू हो, क्योंकि तुम 5 हर समय घूंघट में रहती हो। और उस दिन जब हमारी प्यारी पड़ोसन तुम्हारा चेहरा देखने के लिए आई थी, तो तुमने उसे अपना चेहरा नहीं देखने दिया। अगर तुम 5 बहुएं मेरी जरा सी भी इज्जत करती हो तो अभी से ये घूंघट करना छोड़ दो, और अगर तुमने अभी घूंघट करके रखा तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। नहीं माँ जी, सास के बिना ससुराल अधूरा होता है। अब हम घूंघट नहीं करेंगे, आपकी इज्जत ही हमारी इज्जत है। उस दिन के बाद रूपा की 5 बहू बिना घूंघट के रहती है, जिसके बाद रूपा अपने मोहल्ले की सभी औरतों का मुंह बंद करवा देती है। अनुष्का अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। अनुष्का पढ़ने में काफी अच्छी थी और वह बहुत ज्यादा पढ़ना भी चाहती थी, पर उसके माता पिता बहुत गरीब थे। वो अब और आगे अनुष्का को नहीं पढ़ा सकते थे, इसलिए उसके माता पिता उसकी शादी करने का फैसला ले लेते हैं। अनुष्का की शादी की उम्र हो चुकी है और ज्यादा पढ़ाना सही नहीं है, वरना लड़का नहीं मिलेगा। और जितना ज्यादा पढ़ाएंगे उतना ही अच्छा भी देखना पड़ेगा लड़का, और जितने बड़े घर का लड़का होगा दहेज भी उतना ही ज्यादा लेगा। और हम तो गरीब हैं, कहाँ से लाएंगे इतना दहेज? तुम सही कह रही हो। एक काम करता हूँ, मैं अपनी अनुष्का के लिए अभी से ही कोई अच्छा लड़का देखना शुरू कर देता हूँ। इस तरह से अनुष्का के माता पिता अनुष्का के लिए रिश्ता देखने लगते हैं, और जब इस बारे में अनुष्का को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। माँ पापा, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ। मेरी तो अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। मुझे अभी शादी नहीं करनी, 1-2 साल रुक जाओ। अनुष्का, हम तेरे माता पिता हैं। तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत हम तुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। इसलिए तेरी शादी इसी साल होगी और वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। इस तरह से अनुष्का के माता पिता अनुष्का की एक नहीं सुनते और उसकी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देते हैं। बहुत जल्द रमन नाम के एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आता है। अरे बहन, नाश्ता पानी तो बहुत कर लिया, अब जरा अपनी बिटिया को भी दिखा दो ताकि रिश्ते की बात आगे बढ़ा सके। हाँ हाँ बहन, मैं बस अपनी अनुष्का को लाती हूँ। अब रूपा जब अनुष्का को देखती है तो उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो जाती है और झट से अपने बेटे का रिश्ता अनुष्का से करवा देती है। साथ ही साथ रूपा दहेज की डिमांड भी रखती है। भगवान झूठ ना बुलाए बहन, आपकी बिटिया तो बड़ी ही सुंदर है, इसीलिए हम दहेज में थोड़ी सी कटौती कर रहे हैं, वरना मेरा बेटा तो बिल्कुल हीरा है, हीरा। लोग आए दिन पीछे पड़े रहते हैं रिश्ते के लिए, जितना दहेज मांगे उतना दहेज देने के लिए तैयार रहते हैं। पर हमें तो अच्छी लड़की चाहिए, जो कि आपकी बेटी अनुष्का है, इसीलिए हमें दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ 10 लाख रुपए और एक गाड़ी और कुछ गहने चाहिए। हम तो एक मिडिल क्लास से हैं, भला हम आपको इतना दहेज कहाँ से देंगे?
अरे भाई साहब, ये सब आप मुझे थोड़ी देंगे, अपनी बिटिया को ही देंगे ना, तो इन सब से आपको इतराज नहीं होना चाहिए। वो तो सब ठीक है पर देखिए समधी जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिटिया खुश रहे तो इतना दहेज तो आपको देना ही पड़ेगा, वरना ये शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा मत बोलिए, हम आपको वो सब देंगे जो आपने मांगा है, पर हमारी भी एक शर्त है। हम आधा दहेज शादी में और बाकी का दहेज शादी के बाद ही दे पाएंगे, क्योंकि हम गरीब के लिए इतना सब कुछ जमा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा ठीक है। अब रूपा अनुष्का के पिता की बात मान जाती है। बहुत जल्द अनुष्का और रमन की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ महीनों तक सब कुछ सही चल रहा होता है, पर पूरा दहेज ना मिलने पर रूपा और रमन का मुंह बन जाता है। और एक दिन रमन ऑफिस से घर आता है। अनुष्का, मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। रमन जी, आप बस मुझे आधा घंटा दीजिए, अभी आपके लिए मैं खाना बना देती हूँ। आज घर में इतना काम था कि मैं आपके लिए खाना ही नहीं बना पाई। गलती मेरी और माँ की ही है, हम दोनों ने ही तुझे सर पर चढ़ा दिया। तू बहुत अच्छे से जानती है कि मुझे ऑफिस से आते ही खाना चाहिए होता है, पर फिर भी तुझसे खाना नहीं बनाया जाता। तू मुझे भूखा रखना चाहती है, जैसे तेरे माँ बाप ने दहेज का हमें लालच देकर दहेज नहीं दिया। रुक, आज मैं तुझे सीधा करता हूँ। इतना बोलकर रमन अनुष्का को पीटने लगता है। बेचारी अनुष्का के पूरे शरीर से खून निकल रहा था, पर फिर भी अनुष्का कुछ नहीं करती और चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। समय के साथ रमन और उसकी सास का अत्याचार उसके ऊपर बढ़ने लगता है। अब रमन और उसकी सास उसे दहेज के लिए टॉर्चर करने लगते हैं। बहुत मोटी चमड़ी है तेरी, वरना इतना मार खाने के बाद भी तो यही नहीं रहती। अरे बेशरम, जाकर अपने बाप से बोल कि उसने जो वादा किया था ना हमसे दहेज में देने के लिए, उस वादा को पूरा करे। माँ जी, मेरे माँ बाप पर थोड़ा रहम खाइए, आखिर वो आपको इतना सारा दहेज कहाँ से देंगे? अरे तेरे माँ बाप की सिरदर्दी है, और निकल जा मेरे घर से। जब तक तू दहेज लेकर नहीं आती तब तक मेरे घर की दहलीज को पार मत करना। इस तरह से रूपा अनुष्का को खूब मारती है और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। अब ऐसे ही हालात में रोती हुई अनुष्का अपने माँ बाबा के घर जाती है और सारी कहानी बताती है। पापा, अगर आपने मेरी पढ़ाई पूरी होने दी होती तो आज मैं खुद कोई काम कर रही होती, इस तरह से किसी के हाथ की गुलाम नहीं होती, और ना ही दहेज के लिए मेरे ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा होता। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, जो हमने तेरी शादी ऐसे घर में कराई। पर मैंने जुबान दी है, दहेज तो मुझे उनको देना ही पड़ेगा, चाहे अब मुझे ये घर ही क्यों ना बेचना पड़े। पर मैं तेरा घर बसा कर रहूंगा बेटा। पापा, आप अब भी मुझे उस घर में भेजना चाहते जहाँ मुझ पर अत्याचार किया जा रहा है? बेटा, तेरा असली घर तेरा ससुराल है, अब तुझे वहीं रहना है। इस तरह से अनुष्का के पिता अपना घर बेचकर दहेज का सारा पैसा जोड़ लेते हैं और अनुष्का को दहेज देकर उसके ससुराल वापस भेज देते हैं। इस तरह से रूपा को दहेज की सारी रकम मिल जाती है, पर फिर भी रूपा का लालच खत्म नहीं होता और समय के साथ उसका लालच और भी बढ़ जाता है। बहू, ये तेरी शादी की पहली सालगिरह है, अपने माँ बाप को बोल कि वो तुझे सोने का हार दे। माँ, ये क्या करेगी हार लेकर? अनुष्का, अपने माँ बाप से कहना कि मुझे लैपटॉप दिला दे और आईफोन। बहुत हो गया आप लोगों का, अब मैं अपने माँ बाप से 1 रुपए नहीं मांगूंगी, चाहे आप लोग मुझे इस घर से निकाल दे। मैं अपने माँ बाप से अब और कुछ नहीं ले सकती, अब आप लोगों की फरमाइश पूरी नहीं होगी। मेरे माँ बाप ने कैसे दहेज का जो पैसा जोड़ा था मैं ही जानती हूँ, आप लोगों की वजह से मेरे माँ बाप रोड पर आ गए। हमारे घर का नमक खाती है और अपने माँ बाप का गुण गाती है। हाँ, इतना बोलकर रमन अनुष्का को डंडे से मारता है और अपने गुस्से में उसको इतना मारता है कि अनुष्का की जान ही ले लेता है। बेचारे अनुष्का लालची ससुराल वालों के लालच का शिकार बन जाती है। अनुष्का को खोने के बाद उसके माँ बाप को अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन अपनी बेटी को खुद से दूर करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। हमें अपनी बेटी की बात मान लेनी चाहिए थी। हमने अपनी बेटी खोई है उन लालची लोगों की वजह से, इसीलिए मैं अपनी बेटी को इंसाफ जरूर दिलवाऊंगी, उन्हें सलाखों के पीछे करवाऊंगी। अब अनुष्का के माता पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए रमन और उसकी माँ को सजा दिलवाते हैं। इस तरह से अनुष्का के दोषियों को उनके किए की सजा मिल जाती है और अनुष्का को इंसाफ। मुंशी नाम का एक लड़का सुबह 5 बजे अपने हाथों में पानी का लोटा लिए खेत में जाता है और किसी झाड़ियों के अंदर जाकर अपने लोटे के साथ बैठ जाता है।
जैसे ही वह लोटा लेकर बैठता है उसे गीदड़ की आवाज सुनाई देती है। गीदड़ की आवाज सुनकर मुंशी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह अपना लोटा उठाकर एक पेड़ के पीछे जाकर बैठ जाता है। वह जैसे ही पेड़ के नीचे बैठता है, पेड़ के ऊपर से पेड़ की एक डाल टूटकर मुंशी के ऊपर गिर जाती है। अब मुंशी अपनी जगह से खड़ा होकर गुस्से में बोलता है, क्या हो रहा है आज मेरे साथ? मैं जहाँ पर भी बैठ रहा हूँ हल्का होने के लिए वहीं पर कुछ ना कुछ हो रहा है। समझ नहीं आ रहा आज मेरे साथ हो क्या रहा है। हे भगवान, कितनी जोर की लगी है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कहीं कोई दूसरी जगह जल्दी से ढूंढकर बैठ जाता हूँ। इतना बोलकर मुंशी अपना लोटा उठाकर दूसरी जगह पर बैठ जाता है। तभी उसे किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनकर एक बार फिर मुंशी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है, परंतु उसे कोई नजर नहीं आ रहा होता। जिसके बाद मुंशी उससे बोलता है, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, फिर ये किस औरत के हंसने की आवाज थी? इतना बोलकर मुंशी एक बार फिर हल्का होने के लिए बैठ जाता है कि तभी वह सामने एक चुड़ैल को देखता है। चुड़ैल को देख मुंशी डरते हुए बोलता है, चुड़ैल? अरे बाप रे, भागो रे, इस खेत में तो चुड़ैल है। मुंशी डरकर वहां से भाग जाता है और मुंशी के वहां से जाने के बाद चुड़ैल खुद से बोलती है, खेत में पार्टी करना मना है, अभी तो बस मैंने शुरुआत करी है और अभी तक बस एक ही आदमी को डरा कर भगाया है। अगर अब किसी ने खेत में पॉटी की तो मैं उसकी जान भी ले लूंगी। चुड़ैल खुश हो रही होती है कि तभी वहां पर कुछ औरतें अपनी मंडली के साथ खेत में आ जाती हैं। उन औरतों को देख चुड़ैल उन औरतों के पास जाती है और बोलती है, अगर तुम सब औरतों को अपनी जान प्यारी है तो अपना लोटा लेकर इस खेत से भाग जाओ, क्योंकि अब खेत में पॉटी करना मना है। निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को मार डालूंगी। अरे बहन, जल्दी से यहाँ से भागो वरना ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। अब वह औरतें भी उल्टे पैर खेत से अपने घर के लिए निकल जाती हैं। तो वहीं मुंशी गांव में जाकर सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बताता है, परंतु कोई भी मुंशी की बात पर यकीन नहीं करता। कुछ देर बाद वे औरतें भी अपने घर आती हैं और अपने घर वालों को उस चुड़ैल के बारे में बताती हैं। जिसके बाद एक औरत का पति उससे बोलता है, क्या आज सवेरे तुमने भी खेत में चुड़ैल को देखा? क्यों जी, आप भी खेत गए थे क्या? आपने भी उस भयानक चुड़ैल को देखा जो खेत में किसी को पॉटी नहीं करने दे रही? अरे भाग्यवान, मैं अभी खेत गया ही कहाँ, मैं तो बस जाने ही वाला था, पर उससे पहले तुमने मुझे उस चुड़ैल के बारे में बता दिया। तुम नहीं जानती, पर तुमसे पहले मुंशी खेत में हल्का होने के लिए गया था और जब वो खेत से गांव में आया तो उसने सभी गांव वालों को बताया कि उस खेत में एक चुड़ैल है जो वहां किसी को पॉटी नहीं करने दे रही। पर हम सबको लगा कि ये उसका वहम है, इसलिए हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पर जब तुमने भी ये बात की तो अब मुझे यकीन हो चुका है कि अपने खेत में कोई चुड़ैल आ चुकी है जो हम लोगों को अब खेत में हल्का नहीं होने देगी। वह दोनों पति पत्नी बात कर ही रहे होते हैं कि एक एक करके गांव वाले खेत से अपना लोटा लेकर वापस आते हैं और उसी चुड़ैल की बातें करते हैं। अब यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। तो वहीं टिंकू नाम का एक बदमाश लड़का जो कि खेत में हल्का होने के लिए गया होता है, जब चुड़ैल उसके सामने आती है तो वह चुड़ैल को अपनी दादागिरी दिखाते हुए उससे बोलता है, मुझे सब पता है, तू कोई चुड़ैल नहीं है, तू बस गांव वालों को डरा रही है ताकि हम गांव वाले यहाँ इस खेत में पॉटी ना कर सके। चल निकल यहाँ से, मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो यहीं हल्का होऊंगा, रोक सकती है तो रोक ले। अगर तू मेरी बात मान जाता और यहाँ से भाग जाता तो भी मैं तुझे पकड़कर मार डालती टिंकू। तुझसे तो मेरा पुराना हिसाब किताब है, मैं इस गांव में किसी को कुछ नहीं करूंगी, लेकिन तुझे और तेरे दोस्तों को मार डालूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल टिंकू को हवा में उड़ा देती है और टिंकू सीधा गांव के चौराहे पर जाकर गिरता है और इस तरह से टिंकू की मौत हो जाती है। टिंकू की ऐसी भयानक मौत देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और बोलते हैं, ये काम जरूर उसी चुड़ैल का है। अगर हम खेत में गए तो वह चुड़ैल हमें भी इसी तरह से मार देगी। अगर हमें जिंदा रहना है तो खेत में जाना छोड़ना पड़ेगा।
अरे खेत में नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? आखिर ये तो प्राकृतिक आपदा है जिसे हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। आखिर कब तक हम यूं ही इस प्राकृतिक आपदा को रोक कर रखेंगे? और अगर खेत में गए तो इसी तरह से मारे जाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि हम कुछ देर तक खुद को रोक लेंगे, पर बच्चों का क्या होगा? क्या करेंगे? इस आपदा को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। निम्मी बहन बिल्कुल सही बोल रही है। हम सभी गांव वालों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना हम सभी गांव वाले खेत जाएं और उस चुड़ैल से बात करें। क्या पता हमारे बात करने पर कोई हल निकल जाए और वो हमें खेत का सही उपयोग करने दे। अब सभी गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल के पास जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, देखो चुड़ैल बहन, हम तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आए हैं। अगर तुम्हें हमारे खेतों में रहना है तो तुम आराम से रहो, पर हमें हल्के होने के लिए कुछ समय दो। पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है और बच्चों का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। बच्चों पर तो तरस खाओ बहन। अगर पेट में इतनी मरोड़े उठ रही हैं तो घर में शौचालय क्यों नहीं बनवाते? क्यों खेत को गंदा कर रहे हो और इस पर्यावरण को भी? अगर तुम गांव वाले अभी सोच बदलोगे और घरों में शौचालय बनवाओगे तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी। किसी भी औरत को मेरी तरह मरना नहीं पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल रोने लगती है और अपने इंसानी रूप में आ जाती है। चुड़ैल जैसे ही अपने इंसानी रूप में आती है, वैसे ही गोपाल नाम का एक व्यक्ति रोते हुए चुड़ैल से बोलता है, राधा, तुम मरने के बाद चुड़ैल बन गई। राधा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारी इन हरकतों से पूरे गांव वाले कितने परेशान हो रहे हैं। मैं यह गांव वालों के भले के लिए कर रही हूँ। जो काम मैं जीते जी ना कर सकी, वह काम मेरे मरने के बाद कर रही हूँ। आप मर्दों का क्या है, आप तो खुले में चले जाते हैं, पर दिक्कत तो हम लड़कियों को होती है जो अंधेरे में खेतों में जाती हैं। और इसी बीच अपनी हवस की भूख को मिटाने के लिए कुछ लड़के हम औरतों को और लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं। उस दिन जब मैं अकेले खेत में शौच करने आई, तब टिंकू और उसके साथियों ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और फिर मुझे मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद मैं एक चुड़ैल बन गई। चुड़ैल बनने के बाद मैंने ठान लिया कि मैं इस गांव के हर एक घर में शौचालय बनवा कर ही रहूंगी, ताकि जो मेरे साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो। अगर तुम गांव वालों ने अपने घरों में शौचालय नहीं बनवाया तो तुम सब लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अरे नहीं राधा बिटिया, अब हमें अक्ल आ चुकी है कि हम कितने गलत थे। इसलिए मैं गांव का सरपंच सभी गांव वालों को आदेश देता हूं कि वो 2 दिनों के अंदर अंदर अपने अपने घरों में शौचालय बनवा लें। अब कोई भी इस खेत में नहीं आएगा। अब 2 दिनों के अंदर सभी गांव वाले अपने घरों में शौचालय बनवा लेते हैं। तो वहीं राधा चुड़ैल अपनी मौत का बदला उन गुंडों को मार कर ले लेती है।